नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मेरा नाम है एच एल सैनी और टेक्निकल गुरु एच एल सैनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम टेक्निकल हेल्पर के रिगार्डिंग के एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये सीरीज है क्वेश्चन के रिगार्डिंग। मतलब कि हम इस सीरीज़ के अंतर्गत पिछली सालों के आए हुए क्वेश्चंस तथा आने वाले अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो दोस्त इस चैनल पर पहली बार है, इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और यदि आपको हमारी ये मेहनत है जो अच्छी लगती है कि यार हाँ हमें इस प्रकार की वीडियो और भी चाहिए, तो इस चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, बिना समय ख़राब करते हुए आज है जो हम सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो सबसे प्रारंभिक चैप्टर है और वो चैप्टर है दोस्तों हमारा सेफ्टी एंड हेल्थ। उसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे और सेफ्टी एंड हेल्थ का जो पहला क्वेश्चन है आज जो इसकी क्लास में हम चर्चा करेंगे वो क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा कि सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। जो दिया गया सुरक्षा चिन्ह है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो दोस्तों जो सुरक्षा चिन्ह है उसका ऑप्शन नंबर ए कहता है चेतावनी चिन्ह, दूसरा आवश्यक चिन्ह, तीसरा कहता है निषेधात्मक और चौथा ऑप्शन है वो है सूचनात्मक संकेत। कि दोस्तों अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हमारे पास में जो ये संकेत है, ये संकेत एक सूचनात्मक संकेत है, क्योंकि जो सूचनात्मक संकेत होते हैं ये या तो वर्ग के आकार के होते हैं या आयत के आकार के होते हैं और इनका जो बैकग्राउंड होता है, जो पृष्ठभूमि होती है वो हरी होती है और उस पर जो चित्र आपको इसमें नज़र आ रहा है वो चित्र कैसा नज़र आता है, सफ़ेद चित्र नज़र आता है। ठीक है दोस्तों, और इसके द्वारा ये सूचना दी जाती है कि किसी चीज़ की उपलब्धता यहाँ पर है। जैसे कि डॉक्टर की दुकान है, प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर किस चीज़ की सूचना प्रदान की जा रही है कि पास में कोई डिस्पेंसरी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो राइट आंसर होगा डी। मतलब ये कौन सा संकेत है, एक सूचनात्मक संकेत है। ठीक है। हाँ जी दोस्तों, जो लोग इस वीडियो को देख भी रहे हैं वो कमेंट भी करें कि हाँ सर इसका आंसर ये होगा। ठीक है। हाँ जी, चलो अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इस टाइप का क्वेश्चन। टेक्निकल हेल्पर ने एक बार पिछली बार भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो 2 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है कि अग्नि का समन क्या है। अर्थात ये जो कह रहा है अग्निशमन में, देखो इंग्लिश में देखो कि ये कह रहा है कि अग्निशमन में स्मूथरिंग का क्या मतलब है। तो ऑप्शन ए कहता है अग्नि में ईंधन का मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना और अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। दोस्तों मैं आपको एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूँ ढंग से कि जब हमारी जो आग है, जो फायर है, उस फायर के लिए 3 मुख्य घटक होते हैं। एक तो होता है दोस्तों हीट, दूसरा घटक होता है ऑक्सीजन और तीसरा घटक होता है फ्यूल, ईंधन। और इन तीनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया। कहने का मतलब जब हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो फायर लगती है, ईंधन लगती है। अगर यदि इनमें से कोई भी एक घटक को हटा दिया जाए, यदि इनमें से कोई भी एक घटक को हटा दिया जाए तो ईंधन को आसानी से बुझाया जा सकता है। कहने का मतलब यदि मैं इसमें से ऊष्मा को हटा दूं तो ऊष्मा को हटाकर आग को बुझाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है दोस्तों, तो वो कहलाती है कूलिंग। ठीक है। और ईंधन को हटाकर आग को बुझाने की क्रिया है वो क्रिया क्या कहलाती है, स्टार्विंग। और तीसरी और अंतिम चीज़ और वो है ऑक्सीजन की सप्लाई रोककर आग को बुझाने की जो क्रिया है वो क्रिया क्या कहलाती है, स्मूथरिंग। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया क्या है कि स्मूथरिंग क्या है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई को हटाकर आग को हटाना या ऑक्सीजन की सप्लाई को हटाकर आग को दूर करने की जो क्रिया है वो क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, स्मूथरिंग कहलाती है। वो क्रिया क्या कहलाती है, स्मूथरिंग। तो इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी, तीसरा वाला जो क्वेश्चन है ये कहना चाह रहा है कि इसमें से कौन सा है वो भौतिक हानि है।
तो क्या स्मोकिंग से भौतिक हानि होगी, क्या कंपन, क्या क्षरण या रेडियो सक्रियता। तो दिए गए ऑप्शनों को देखने पर भी आप लोगों को ये एक बेसिक क्वेश्चन है, तो इसको देखने से भी पता लग रहा है कि किसी भी चीज़ में अगर हम कंपन देंगे तो वो भौतिक रूप से खराब हो सकती है, भौतिक रूप से कोई हानि हो सकती है। तो इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा दोस्तों, कंपन। तो कंपन के कारण एक भौतिक हानि, वाइब्रेशंस हो सकते हैं, हमारी बॉडी पे कुछ रख दिया, कंपन करने जा लगे तो कुछ हानि हमें हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब हम क्वेश्चन सीरीज करेंगे तो फालतू की ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बस हम टॉपिक के रिगार्डिंग ही बात करेंगे। इसलिए जो भी विद्यार्थी है थोड़ी सी चीज़ों को देखे, समझे और फिर रिप्लाई भी करे। साथ साथ में आप लोग कमेंट भी करें, ऐसा नहीं कि एक तरफा ही अध्ययन हो रहा है। ठीक है, हाँ जी। अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग का सही क्रम है कि किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को, अग्निशामक यंत्र को कैसे उपयोग में लेना चाहिए। तो देखो, अग्निशामक यंत्र को उपयोग में लेने के लिए एक शब्द काम में लेते हैं, और वो शब्द कौन सा है दोस्तों, तो वो शब्द है, अंग्रेजी में उसे हम कहते हैं पास। शब्द क्या है, PASS। तो पास शब्द का उपयोग होता है अग्निशामक यंत्र को उपयोग करने के लिए। तो पास में जो पहला शब्द है उसका मतलब होता है पुल, और दूसरे शब्द का मतलब होता है एम, और तीसरे शब्द का मतलब होता है स्क्वीज, और चौथे शब्द का मतलब होता है स्वीप। ठीक है, तो कहना क्या चाह रहा है कि अग्निशामक यंत्र का जब उपयोग करेंगे तो सबसे पहले जो पिन है उसको पुल करेंगे, फिर एम, फिर स्क्वीज और देन स्वीप। तो हिंदी में इनका मतलब होता है खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना। तो दिए गए ऑप्शंस में आपको जो आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इस टाइप के अगला भी एक क्वेश्चन बनने की और भी संभावना है कि जब हम आग के विरुद्ध लड़ते हैं तो उसके लिए एक शब्द काम में लेते हैं 3A। अग्निशामक का उपयोग करने के लिए तो काम में लेते हैं पास, और आग के विरुद्ध लड़ने के लिए शब्द काम में लेते हैं 3A। तो पहले ए का मतलब होता है एक्टिवेट। पहले शब्द का मतलब क्या होता है, एक्टिवेट, मतलब कि हमें सबसे पहले अलार्म को सक्रिय करना है। और दूसरे ए का मतलब होता है कि आग में फंसे हुए लोगों की मदद करनी है, मतलब असिस्ट। और तीसरे ए का मतलब है कि आग को बुझाने का प्रयास करना है। तो ध्यान रखना, दो शब्द हैं कि अग्निशामक यंत्र का उपयोग करने के लिए तो शब्द क्या काम में लेते हैं दोस्तों, तो उसके लिए तो जो शब्द काम में आ रहा है वो आ रहा है पास, जिससे हमने पता लगा लिया। पी का मतलब खींचना, मतलब पुल, ए का मतलब एम मतलब निशाना लगाना, और एस का मतलब स्क्वीज मतलब दबाना, और लास्ट वाले एस का मतलब स्वीप, स्वीप का मतलब घुमाना झाड़ू की तरह। ठीक है, और आग के विरुद्ध लड़ने के लिए हम काम में लेते हैं 3A। पहले ए का मतलब होता है अलार्म को एक्टिवेट, दूसरे ए का मतलब होता है लोगों को आग में जो फंस गए हैं उनकी क्या करना, मदद करना, मतलब असिस्ट। और तीसरे ए का मतलब होता है दोस्तों आग बुझाने का प्रयास करना, मतलब अटेम्प्ट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इधर देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोगों को रिप्लाई करना है, बड़े ढंग से रिप्लाई करना है, कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो पूछना है। हाँ जी, अब आता है कि 5S संकल्पना से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो दोस्तों औद्योगिक सुरक्षा के संबंध में जो शब्द है 5S, तो इसमें 5S की अवधारणा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। और इस 5S की अवधारणा को आप एक कमरे के अंदर पड़ी हुई टेबल से समझ सकते हो कि मान लो एक कमरे में 100 टेबल पड़ी हुई हैं, पता नहीं कितनी टूटी हुई है कितनी सही है। तो सबसे पहले उन टेबलों में से हम अच्छी अच्छी टेबलों की क्या करते हैं, छटाई। और छटाई का मतलब होता है सॉर्टिंग इन।
ठीक है ना, या सॉर्टिंग मतलब छटाई करना। तो 5S के पहले एस का मतलब होता है सॉर्टिंग, मतलब छटनी करना। जब अच्छी अच्छी टेबलों की छटनी कर ली तो उसके पश्चात हम उनको क्या करेंगे, एक ऑर्डर में जमाएंगे। एस का मतलब हो गया सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट, दूसरे एस का मतलब हो गया सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट, और तीसरे एस का मतलब हो गया उनमें जो मिट्टी धूल है उसको दूर हटाएंगे, मतलब क्या करेंगे, साइन करेंगे। और साइन करने के पश्चात बोलेंगे कि भैया कि पहले ही बहुत टेबलें टूट गई हैं, इसलिए इस बार सिस्टम से बैठना है। कहने का मतलब अपन मानक सेट कर देंगे कि एक टेबल पर दो ही बैठेंगे, मतलब स्टैंडर्ड सेट कर देंगे। तो चौथे एस का मतलब है स्टैंडर्ड, और डेली इसी बात की अनुपालना करनी है, मतलब अनुशासन में रहना है। तो पांचवें एस का मतलब है सस्टेन। तो शायद आपको पांचों वर्डों का मतलब पता लग गया होगा। अब एग्जाम में चौथा पूछे चाहे दूसरा पूछे चाहे पहला पूछे, सबका जवाब मिल जाएगा। सॉर्टिंग पहले का मतलब, दूसरे का मतलब है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, तीसरे का मतलब साइन, चौथे का मतलब स्टैंडर्डाइज, और पांचवे का मतलब सस्टेन, मतलब छटनी करना, उसके अलावा व्यवस्थित रूप से जमाना, चमकाना, मानक सेट करना, उसके बाद में अनुशासन का पालन करना। ये है 5S प्रणाली औद्योगिक सुरक्षा की दृष्टि से। तो स्टैंडर्डाइजेशन कौन से नंबर पर आ रहा था, चौथे नंबर पर आ रहा था। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं एक बार, और आगे बढ़कर हम देखते हैं एक बार अगला वाला जो क्वेश्चन है, उस अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है दोस्तों हमारे औजार से, उपकरण से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या है कि कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने के लिए करते हैं। पहला ऑप्शन है राउंड नोज, दूसरा है लॉन्ग नोज, तीसरा है पहला फ्लैट, लॉन्ग, राउंड और डायगोनल कटिंग प्लायर। तो दोस्तों जो हमारे पास में हुक और लूप बनाने के लिए जो काम में लेते हैं वो प्लायर होता है दोस्तों कौन सा वाला, राउंड नोज वाला। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा सी, कि राउंड नोज प्लायर की हेल्प से जो तार है उनके हुक और लूप बनाने का कार्य किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान रखना इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पिंसर का उपयोग क्या है, आप लोगों ने शायद ये चीज़ देखी भी होगी, पिंसर के बारे में तुमने देखा भी होगा कभी, एक संडासी जैसी संरचना वाला चीज़ आपने देखी होगी जिनसे हम कील इत्यादि निकालने का काम करते हैं। तो पिंसर वह उपकरण है जिसकी सहायता से लकड़ी में से क्या निकाली जाती हैं, कीले निकालने का काम किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो आंसर होगा सी, कि जो पिंसर है, पिंसर का उपयोग लकड़ी में से पिन तथा कील निकालने के लिए किया जाता है। राउंड नोज प्लायर का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बोला कि तार के हुक और लूप बनाने के लिए तो राउंड नोज प्लायर काम में लेते हैं, और पिंसर का उपयोग कील निकालने के लिए किया जाता है। हाँ जी दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये हालांकि तुम्हारे एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन नहीं है, फिर भी देख लो कि क्योंकि ये सड़क सुरक्षा का, और इलेक्ट्रीशियन सड़क सुरक्षा का ध्यान नहीं रख सकता है, वो विद्युत कार है एक, ठीक है ना। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, वो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, कि ये सड़क सुरक्षा का कौन सा चिन्ह है। तो दोस्तों इससे हमें आवश्यक सूचना प्राप्त होती है, तो हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि ये कैसा संकेत है, एक सूचनात्मक संकेत है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, उस क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए एक बार सभी दोस्त, गौर से सभी पढ़ना है। हाँ दोस्तों, जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, अपने दोस्तों में सूचना को शेयर भी कर दें। हाँ, ये सीरीज़ है आपकी रेगुलर आएगी, डेली आएगी, चाहे मैं डेली 10 ही क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, लेकिन डेली लेकर के आऊँगा। इसलिए ध्यान रखना कि आप थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं, थ्योरी अपनी बुक से पढ़ सकते हो। यहाँ से आपको एग्ज़ाम के आने वाले लगभग हर प्रकार के क्वेश्चनों को करवा दिया जाएगा, बशर्ते कि आपका सपोर्ट रहना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये कह रहा है कि बैकग्राउंड ऑफ द वार्निंग साइन, मतलब जो हमारा चेतावनी संकेत है इसका बैकग्राउंड बोल दो, या पृष्ठभूमि या पश्च भाग कैसा होता है। ऑप्शन पहला कह रहा है
नीला, दूसरा कह रहा है सफ़ेद, तीसरा कह रहा है पीला और चौथा कह रहा है हरा। तो दोस्तों मैं आपको बना भी देता हूँ कि जो हमारे पास में चेतावनी संकेत होता है ये त्रिभुज के आकार का होता है। आकार कैसा होता है? त्रिभुज के जैसा होता है। जो बैकग्राउंड होता है वो बैकग्राउंड होता है पीला, और इस पीले बैकग्राउंड के अंदर जो चित्र होता है दोस्तों वो चित्र कैसा होता है? सफ़ेद चित्र होता है। इसके अंदर जो चित्र होगा वो कैसा चित्र देखने को मिलेगा? सफ़ेद चित्र। तो चेतावनी संकेत का बैकग्राउंड पीला, आकार त्रिभुजाकार और चित्र सफ़ेद होता है। ओ सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, एक बार फिर से कहता हूँ कि जो पीला है उस पर सफ़ेद नहीं, बार बार सफ़ेद बोल रहा हूँ मैं, गलती से मुँह से निकला है। तो जो पीला है बैकग्राउंड उस पर काला चिन्ह और काला ही बॉर्डर होता है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, मैं सफ़ेद बोल गया। तो बैकग्राउंड पीला और चित्र काला होता है। ठीक है जी, हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन लगभग हर प्रकार के एग्ज़ाम में, लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। तो ये सबसे उपयोगी देखा जाए तो वो बोलते हैं ना कि ये 5 स्टार क्वेश्चन है, बहुत उपयोगी क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि विद्युत उपकरणों में लगी आग के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र काम में लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है ऑप्शन ए हेलोन, दूसरा झाग, गैस कारतूस और संग्रहित दाग प्रकार का। तो मेरे प्यारे दोस्तों कि जो विद्युत उपकरणों में आग लगती है उसके लिए सबसे जो बेस्ट उपकरण है वो है हेलोन प्रकार का अग्निशामक यंत्र, या इसी के स्थान पर एक वर्ड और आ सकता है, कई बार आता है सीटीसी। तो सीटीसी की पूर्ण फॉर्म होती है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और इसमें एक चीज़ और भरी जाती है और उसे हम कहते हैं बीसीएफ, जिसके बारे में टेक्निकल हेल्पर 2018 में पूछा था। बी का मतलब ब्रोमो, सी का मतलब क्लोरो और एफ का मतलब डाईफ्लोरो मीथेन। मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डाईफ्लोरो मीथेन भरते हैं हेलोन प्रकार के अग्निशामक यंत्रों में। हालांकि हेलोन प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग हर प्रकार की आग को बुझाने के लिए किया जा सकता है, चाहे वो ए श्रेणी की हो, चाहे बी की हो, चाहे सी की हो, चाहे डी की हो, चाहे के श्रेणी की हो। लेकिन हेलोन प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग विद्युत उपकरणों में लगी हुई आग को बुझाने के लिए सबसे अधिक किया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सबसे राइट जवाब होगा वो होगा हेलोन टाइप। ठीक है दोस्तों, हाँ, विद्युत उपकरणों में लगी हुई आग को बुझाने के लिए अन्य अग्निशामक यंत्र भी काम में लिए जाते हैं, जैसे कि रेत से भरी हुई बाल्टियाँ, इसके अलावा CO2 प्रकार के अग्निशामक यंत्र। लेकिन सभी जो अग्निशामक यंत्र है उनमें से हेलोन वाला विद्युत उपकरणों के लिए सबसे प्रभावी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन, ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप सभी को रिप्लाई करना है इसका कि अपशिष्ट निष्पादन विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। पहला है रिसाइकल, दूसरा है खाद डालना, तीसरा भस्मीकरण और चौथा है अपशिष्ट संघनन। तो दोस्तों की ये कह रहा है कि जब हम अपशिष्ट का निदान कर रहे हैं, निष्पादन कर रहे हैं, तो गर्मी कब पैदा होगी। तो दोस्तों किसी चीज़ को जलाते हैं और जलाकर हम उसकी भस्म बना देते हैं, राख बना देते हैं, तो ही तो ऊष्मा पैदा होगी। इसलिए हम यूँ कह सकते हैं क्या कि जो वेस्ट डिस्पोजल का जो मेथड है उसकी जो भस्मीकरण विधि है, इस भस्मीकरण विधि में क्या होगा दोस्तों, तो भस्मीकरण के दौरान हमें हीट प्राप्त होगी, ऊष्मा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? हमें ऊष्मा प्राप्त होगी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, हाँ जी, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, पिछली बार भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि धुएं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपयोग में लिया जाता है। पहला ऑप्शन है एप्रिन, दूसरा चश्मा, तीसरा कान का कवच और चौथा है नाक का कवच। तो सुनो मेरी बात को कि दोस्तों अगर धुएं से बचना है तो धुएं से बचने के लिए जो धुआं हमारे नाक के द्वारा फेफड़ों में जाएगी, अंदर जाएगी, तो हमें सुरक्षा कवच पहनना किस पर चाहिए? तो पहनना चाहिए नाक पर। तो हमें फोम से ये धुएं से बचने के लिए जो सुरक्षा उपकरण पहनना चाहिए वो कहाँ पर पहनना चाहिए? नाक पर। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब क्या आएगा? नाक। तो ये पिछली बार एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन है, कौन सा?
कि पीपीई की पूर्ण फॉर्म क्या होती है। तो पीपीई की पूर्ण फॉर्म क्या होती है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब वे उपकरण जो मनुष्य की खुद की सुरक्षा के लिए पहने जाते हैं उन्हें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। अब हम जो देख रहे हैं वो कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाह रहा है कि BIS की पूर्ण फॉर्म क्या है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन क्या कहता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, पहला ऑप्शन है बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, दूसरा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तीसरा है बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और डी है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो दोस्तों जो ये संगठन है BIS, ये भारत का मानकीकरण का संस्थान है, अर्थात हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय मानक ब्यूरो। तो जो BIS की पूर्ण फॉर्म है वो क्या है? भारतीय मानक ब्यूरो, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये हेल्पर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका आंसर क्या आएगा? बी। तो BIS की पूर्ण फॉर्म क्या हो गई? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों? 14। देखो इसके एक ऑप्शन नीचे है, बाकी 3 ऑप्शन उस तरफ है। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो कि जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो कहना क्या चाह रहा है कि जो भारी भार है उसको उठाने और स्थानांतरित करने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं? तो ऑप्शन ए कहता है हमसे कि जो विधि काम में ली जा रही है वो पहली, उसका नाम क्या है? विंच। अब आगे की विधि कौन कौन सी है जरा इधर देखो, जो 3 मेथड है वो यहाँ लिखे हुए हैं, एक फिर नीचे की तरफ था। हाँ, बी ऑप्शन में क्रेन और स्क्लिंग, और सी है लेयर एंड रोलर्स, और डी है मशीन चालित प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों अगर भारी लोड को उठाना है तो और उसे स्थानांतरित करना है तो क्रेन इत्यादि की जरूरत पड़ती है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा क्रेन एंड स्लिंग्स। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? बी। इसमें आप देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे डायरेक्ट बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जिनको हमें पढ़ना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 15 वही है जिसकी चर्चा अभी मैंने थोड़ी देर पहले की थी। वहाँ पर जो क्वेश्चन था वो था स्मूथरिंग का, और यहाँ पर क्वेश्चन है वो है स्टारविंग का। तो मैंने बोला था कि हमारे फायर ट्रायंगल में से कोई भी एक चीज़ हटा दी जाए तो आग बुझ जाएगी। अगर हम ईंधन को हटा दें और आग को बुझाई जाए ईंधन हटाकर, तो वो विधि कहलाती है स्टारविंग। और ऑक्सीजन को हटाकर आग बुझाई जाती है तो वो विधि कहलाती है स्मूथरिंग। और ऊष्मा को हटाकर आग बुझाई जाती है तो वो विधि कहलाती है कूलिंग। तो स्टारविंग का क्या मतलब है? तो स्टारविंग शब्द का जो मतलब है वो मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों कि हमें क्या करना है, जो हमारे पास में है ईंधन, उस ईंधन को हटाना है। तो देखो इसके ऑप्शनों में थोड़ा मिस्टेक देखने को मिलेगा आप लोगों को कि इंग्लिश में कुछ और है, हिंदी में कुछ और है। मैं अभी आपको जो जवाब बता रहा हूँ वो हिंदी के हिसाब से बता रहा हूँ कि हिंदी के हिसाब से देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है कि जो अग्नि है वो अग्नि से ईंधन को अलग करना, और मैंने यही तो बोला था कि अग्नि से ईंधन को अलग करना कहलाता है स्टारविंग। लेकिन इंग्लिश में पढ़ोगे तो दोस्तों ये कुछ अलग ही है। तो ध्यान रखना, ये इंग्लिश वाले को हटा दो। अगर इंग्लिश पढ़नी है तो ऑप्शन सी में देखनी पड़ेगी कि फ्यूल को हटाकर, मतलब रिमूविंग द फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, कि जो ईंधन वाला घटक है उसको हटाकर आग बुझाने की जो क्रिया है वो क्रिया क्या कहलाती है? स्टारविंग। तो तुम तो हिंदी वाला देख लो, तो हिंदी वाले के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा बी, और अंग्रेजी के हिसाब से देखोगे तो आंसर हो जाएगा सी। कुल मिला के हमको समझ में ये आना चाहिए कि ईंधन को हटाकर आग बुझाने की क्रिया क्या कहलाती है? स्टारविंग। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी, ये टेक्निकल हेल्पर में भी पूछा गया क्वेश्चन है, और ये वास्तव में भी पूछे जाने लायक क्वेश्चन भी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा डाउट होता है कि जो ये आपको दिखाया गया चित्र, ये कौन पीपी का नाम क्या है? देखो क्वेश्चन को गौर से पढ़ो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस पीपी का नाम क्या है, किसको सुरक्षा देता है। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है
क्वेश्चन सिर्फ ये पूछ रहा है कि इस पीपीई का नाम क्या है। तो इस पीपीई का नाम है दोस्तों हैंड स्क्रीन, कि ऐसी स्क्रीन जिसे किस में पकड़ा जाता हो, हाथ में। ध्यान रखना, दोबारा बताता हूँ, पीपीई का नाम पूछा है तो ये हाथ में पकड़ी जाती है। और सुरक्षा की पूछता कि ये पीपीई सुरक्षा किससे देती है, तो जवाब आता चेहरे को सुरक्षा देता है, लेकिन पकड़ा किस में जाता है, हाथ में। इसलिए इस पीपीई किट का नाम क्या है, हैंड स्क्रीन। लेकिन पूछता सुरक्षा किसको देता है, तो चेहरे को। गलती मत करना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाम है हैंड स्क्रीन, सुरक्षा देता है चेहरे को, इसलिए नाम पूछा, इसलिए जवाब लगेगा डी, हैंड स्क्रीन। ज्यादातर बच्चों का जवाब आएगा सर फेस शील्डिंग, गलत है। ये सुरक्षा प्रदान करता है चेहरे को, सही है, लेकिन नाम पूछा है तो ये हैंड स्क्रीन है। ठीक है डियर, चलो आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। हाँ, फिर बच्चों वाला क्वेश्चन आया, बिल्कुल आसान सा, देखना जरा इसको। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि अपशिष्ट निदान में की जो विधि है वो जिसमें बहुत सारी ऊर्जा की बचत होती है। तो मुझे बताओ कि ऊर्जा की बचत कब संभव है। सभी लोग कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। ऑप्शन ए कहता है कि जमीन में भरना, पुनर्चक्रण, भस्मीकरण, खाद डालना। तो हमने पढ़ा था, पहले ही क्वेश्चन था, तो भस्मीकरण में क्या होती है, हीट पैदा होती है। ये कहता है कि ऊर्जा की बचत किस में होती है, तो सुनो। तो देखो, जब हमारे पास में आजकल तुमने देखो मार्केट में कोई बोलेगा पुराना फ्रिज बेच दो, पुराना कूलर बेच दो, पुराना मोबाइल बेच दो, इत्यादि खरीदने क्यों आते हैं, क्योंकि ये इनकी क्या करते हैं, रिसाइकलिंग। और जब रिसाइकलिंग करेंगे तो उन्हीं चीज़ों का फिर से उसमें से नई चीज़ों का उपयोग करेंगे। अर्थात जो रिसाइकलिंग की क्रिया होती है, उस रिसाइकलिंग की क्रिया में एनर्जी की बहुत ज़्यादा बचत होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा कि सबसे अधिक ऊर्जा की जो बचत होती है वो रिसाइकलिंग में होती है। लेकिन कोई पूछे कि ऊष्मा कौन सी विधि में आती है, तो भस्मीकरण में आती है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा बी। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हाँ जी, ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करूँगा, लेकिन छोटे छोटे जो क्वेश्चन है इनकी हम चर्चा करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर जो 18 है, वो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि कृत्रिम श्वसन की विधि का प्रयोग पीड़ित व्यक्ति के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। कहने का मतलब छाती या सीने, पीठ नहीं कह रहा है, पेट। तो छाती बोल दो या पेट पर जब छाले पड़ जाते हैं तो उस व्यक्ति को पीठ के बल लिटाया जाता है। और ये विधि का नाम क्या होता है दोस्तों, तो वो विधि होती है सिल्वेस्टर विधि। तो सिल्वेस्टर विधि का दूसरा नाम होता है नेल्सन सिल्वेस्टर विधि। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए जरा, आसान सा क्वेश्चन है कि किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे का कारण संक्रमण हो सकता है, कि कौन से स्वास्थ्य खतरे से संक्रमण संभव है। तो क्या विद्युतीय नुकसान, जैविक नुकसान, शारीरिक खतरा, मानसिक नुकसान। तो दोस्तों विद्युत के झटके से कोई ऐसा संक्रमण तो नहीं होगा, आदमी बेहोश होकर के मर सकता है। लेकिन बायोलॉजिकल जो चीज़ें हैं, जो जैविक चीज़ें हैं, कुछ भी हो हमारी बॉडी में कुछ लग जाए तो इससे संक्रमण की संभावना बनती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा दोस्तों, तो वो आंसर आएगा दोस्तों बायोलॉजिकल हजार्ड, जैविक नुकसान। ठीक है, इससे संक्रमण की संभावना रहती है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20। जो क्वेश्चन नंबर 20 है, उस क्वेश्चन नंबर 20 को आया हुआ एक क्वेश्चन पहले भी है, इससे पहले एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था किसके बारे में, कि कील इत्यादि पिन को निकालने के लिए क्या काम में लेते हैं। तो वहाँ पर अपने क्वेश्चन देखा था, तो वो क्वेश्चन ये सेम एज इट इज़ है। देखो यहाँ पर चित्र दे दिया है और चित्र दे करके पूछा है कि इस चित्र का उपयोग क्या करते हैं। गांव की भाषा में तुमने बोला होगा कि संडासी इत्यादि नाम लेते हैं। तो इससे क्या निकाली जाती है, लकड़ी से कीले निकालने का कार्य किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा दोस्तों, वो जवाब होगा सी, लकड़ी से कीले निकालने के लिए। ठीक है, हाँ जी, अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। और जो आगे वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, वो क्वेश्चन नंबर 21 है, वो बच्चों का क्वेश्चन, आप खुद भी कर सकते हो कि दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचान सकते हो। तो जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है, कार्डिक अरेस्ट होता है, तो तुम देखा होगा कि उसके जो होठ है, होठ चारों ओर से क्या हो जाते हैं, नीले हो जाते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन था। तो
किसी व्यक्ति को कार्डिक अरेस्ट मतलब दिल का दौरा पड़ जाता है तो उसकी कैसे पहचान सकते हैं कि होठों के चारों ओर का एरिया क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर जो 22 है ये पूछना चाह रहा है कि ये जो औजार है इस औजार का नाम क्या है, इस औजार का नाम क्या है। तो इधर देखिए ज़रा ये औजार क्या है। तो ऑप्शन ए कहता है, जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में क्या लिखा है, वायर स्ट्रिपर, दूसरा क्रिम्पिंग टूल, ऑप्शन सी कॉम्बिनेशनल प्लायर और ऑप्शन डी है डायगोनल कटिंग प्लायर। तो आपको ये दिख भी रहा होगा साफ शब्दों में कि ये कटिंग करने के काम में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो डायगोनल कटिंग प्लायर है। ये जो चित्र दिया हुआ है, जो कटिंग टूल्स दिया है, ये कौन सा है, डायगोनल कटिंग प्लायर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। चलो आगे क्वेश्चन, आज अपन 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास में 23 है, वो कहना चाह रहा है कि ये जो सुरक्षा का चिन्ह है उसका नाम क्या है। तो दोस्तों मैंने आपको पढ़ा भी रखा है कि जिस चिन्ह है, ये वाला चिन्ह है, इस चिन्ह का जो आकार होता है कैसा है, गोलाकार या वृत्ताकार है। और इस वृत्ताकार आकार का जो संकेत है, इसमें आपको दस्ताने का निशान आ रहा हो, ग्लव्स का निशान आ रहा हो तो ग्लव्स पहनना चाहिए। तो ये कैसा संकेत है दोस्तों, तो ये आवश्यक संकेत है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा कि आवश्यक संकेत का चिन्ह है, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 ये कहता है कि जो व्यक्ति किसी पीड़ित व्यक्ति को रक्त के बहाव को रोकने के लिए प्राथमिक उपचार की विधि उपलब्ध कराई जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए कहना चाह रहा है हमसे इसके अंतर्गत कि मलहम लगाना चाहिए, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना चाहिए, और तीसरे में कहता है चोट लगे भाग पर ड्रेसिंग करना चाहिए, और ऑप्शन जो चौथा है वो कह रहा है चोट लगे हुए भाग को दबाकर रखना चाहिए। दोस्तों आप जानते हो कि यदि किसी को ब्लड निकल रहा है तो उसे रोकने के लिए वहाँ पर दबा कर रखना चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर होगा डी, कि हम जब तक दबा कर नहीं रखेंगे तब तक खून नहीं रखेगा, और खून नहीं रुकेगा तो मलहम पट्टी करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जब यदि किसी व्यक्ति को रक्त बह रहा है तो ऐसी स्थिति में प्राथमिक उपचार करते समय पहले उसे दबा कर रखना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि पीड़ित को बचाने हेतु तत्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी विद्युत के संपर्क में आ गया है। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति विद्युत झटके के संपर्क में आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि उस घायल व्यक्ति को या फिर जो विद्युत से संपर्क में आ गया है उस व्यक्ति को वहाँ से हटाना, विद्युत से हटाना सप्लाई। तो पहला काम होता है कि डायरेक्ट हम उसको अगर छुएंगे तो हमको भी झटका लगेगा, इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि पहले जो सप्लाई है उस सप्लाई को क्या कर देना चाहिए, काट देना चाहिए। जब सप्लाई को काट देंगे तो उस व्यक्ति को छूट जाएगा और वो उसको बचाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। हाँ, एक दो क्वेश्चन और हैं, इनको भी देख लेते हैं ताकि ये सारा ही जो चैप्टर है ख़त्म हो भी जाएगा। हाँ जी, ये पूछ रहा है कि इस संकेतक चिन्ह का नाम क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो संकेतक चिन्ह है ये एक तरीके से कौन सा संकेत है, चेतावनी संकेत है। इसमें एक व्यक्ति को ये सीढ़ियों से चलता हुआ सा नज़र आ रहा होगा आपसे, तो इस बात का तात्पर्य ये है कि हमें पैदल क्रॉसिंग के संबंध में वार्निंग दी गई है, कि पैदल क्रॉसिंग की चेतावनी दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आंसर क्या आएगा कि पैदल क्रॉसिंग को दर्शाता है। चेतावनी संकेत त्रिभुज के आकार के होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन और देख लीजिए कि विच इज़ द गोल्डन आवर ऑफ द विक्टम्स इंजर्ड ऑन हेड विद रिस्क ऑफ द डाइंग। यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, बेहोश हो जाता है या कुछ और भी हो जाता है, इंजरी हो जाती है, तो उसका शुरू का मरने का जो टाइम है, उसका मरने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो स्वर्णिम घंटा के अंदर कौन सा समय आता है। तो जैसा कि मैं अक्सर क्लासों में भी पढ़ाता हूँ कि जो गोल्डन आवर होते हैं हिंदी में कहते हैं स्वर्णिम आवर, तो व्यक्ति के जो एक्सीडेंट के पश्चात जो
30 मिनट का समय होता है, उसमें अगर व्यक्ति को ध्यान नहीं दिया तो वो मर भी सकता है। इसलिए शुरू के जो 30 मिनट है उसके लिए गोल्डन आवर का काम करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बी। ये क्वेश्चन अभी कई एग्जामों में पूछा नहीं गया, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो आज के सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन है। इसके पश्चात जो अगली क्लास होगी उसमें कल वाली में हम चर्चा करेंगे। आज वाली इस क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है। हाँ जी, ये कह रहा है कि यदि कोई पीड़ित है और वो पीड़ित व्यक्ति यदि कोमा में चले गया है तो कोमा में चले जाने का क्या मतलब है? तो कोमा में चले जाने का क्या मतलब है कि बेहोश रहने और बुलाने पर उत्तर देना? नहीं। और होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना। फिर कहता है सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना। और देखो ऑप्शन डी को पढ़ो कि वे संवेदनहीन होकर के कुछ भी बोलो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो कहना क्या चाह रहा है? पूरी तरह से संवेदनहीन, संवेदनशील नहीं, संवेदनहीन होकर लेटे रहना और बुलाने पर किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं देना। तुम जानते हो कोई व्यक्ति कोमा में चले जाता है तो वो किसी भी चीज़ को सेंस नहीं कर पाता, चाहे तुम उसके किसी भी प्रकार की कोई चीज़ टच करोगे तब भी वो किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। ठीक है, तो बुलाने पर उत्तर भी नहीं देगा और पूरी तरीके से इनएक्टिव रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो जवाब होगा डी आंसर। ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास के लिए तो केवल इतना ही। लेकिन दोस्तों सभी से एक अनुरोध है जाते हुए कि जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करो। ठीक है, तो आज के इस सेक्शन के लिए तो केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सुनने के लिए सभी लोगों को थैंक यू।